हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्लानिंग का ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, जहां हम सीखे थे प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग का। आज का वीडियो जो होगा वो होगा अबाउट टू टॉपिक्स, दैट इज फर्स्ट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या लिमिटेशंस है, और दूसरा होगा व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। वहां पे सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब कुछ वहां पे अपलोडेड है। प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर तुम मैसेज कर सकते हो, हम तुमको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे जहां इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगा। राइट, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो है आज इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में दो टाइप का लिमिटेशंस है प्लानिंग का, एक हो गया इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और दूसरा है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ठीक है, सबसे पहला शुरू करते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कोई चीज को चेंज ना कर पाना, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड, नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसका मतलब है प्लान जब बनाया जाता है, प्लान किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। और जब फ्यूचर के लिए हम प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से प्लान को चेंज करने का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो चेंजेस नहीं हो पाता प्लानिंग के अंदर। जैसा हम सोचे थे पहले वैसा हम कोशिश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, जबकि हो सकता है कंडीशंस चेंज हो गए हों और उसके हिसाब से प्लान को थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत था। ठीक है, तो सबसे पहला डिमेरिट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम। तो एक बार अगर प्लान बन जाता है फ्यूचर के लिए तो प्लान को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड may not bring positive results। अगर सिचुएशन चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है और उसके हिसाब से अगर हम प्लान को चेंज नहीं करेंगे देन इट विल नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएगा अगर हम सिचुएशन के हिसाब से प्लान को चेंज नहीं करेंगे तो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। तो ये रिजिडिटी जो है प्लानिंग का, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। क्लियर है? तो रिजिडिटी का मतलब होता है चेंज ना कर पाना। तो प्लान क्योंकि पहले से बना लिया गया है फ्यूचर को लेकर, अब कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में सिचुएशन बदल जाता है बट प्लान को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक मतलब ऐसा एनवायरमेंट जो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बार बार चेंज होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो प्लानिंग जो है हो सकता है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में काम ना करे, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट में बार बार सिचुएशन चेंज हो रहा है और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है हमको अपने प्लान्स में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि कई बार वो चेंजेस ला पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। डायनामिक मतलब कीप्स ऑन changing. As there are continuously changes taking place in economic, political and legal environment, it becomes very difficult to forecast this future changes. तो क्योंकि बहुत frequently changes हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उन चेंजेस को फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। प्लान्स में फेल इफ चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस होगा तो जो प्लान है हमारा फेल हो सकता है। राइट, सेकेंड कंप्लीटेड। थर्ड, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब इनोवेशन, कुछ नया करना। क्योंकि प्लान पहले से बना लिया गया है, पहले से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज के पास कुछ बेटर प्लान्स भी है, बेटर ऑप्शंस भी है, कोई इनोवेटिव आइडियाज भी है, तो भी वो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको बताते नहीं है, क्योंकि पहले से जो डिसाइड कर लिया गया है उनको लगता है कि वही फॉलो करना चाहिए।
तो सब कोई ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं प्लान्स के, जो कि क्रिएटिविटी या इनिशिएटिव को कम कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। वो लोग ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं प्लान के, अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। द मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव, खुद से कुछ चेंजेस करने का कोशिश नहीं करते, कुछ नया करने का कोशिश नहीं करते। टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरमेंट। दे स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज। अगर उनके मन में कोई नया आइडिया आता भी है तो भी उस आइडिया को वो शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि पहले से तो डिसाइडेड है क्या करना है, तो फिर अपना आइडियाज देके कोई फायदा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को करने के लिए हमको बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों का जरूरत पड़ेगा, और ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग बहुत हाई सैलरी चार्ज करेंगे। ठीक है। प्लानिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स a lot of cost because it is an intellectual process. Intellectual मतलब application of mind. And companies need to hire the professional experts. हमको professional experts लाना पड़ेगा planning करने के लिए, to carry on this process. Along with the salary of this expert, the company has to spend lot of time and money to collect accurate facts and figures. एक तो सैलरी बहुत हाई लेंगे ये लोग, दूसरा कंपनी का बहुत टाइम और पैसा खर्चा होगा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने में। हेंस इट इज अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आल्सो। और कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ प्लानिंग को अफोर्ड कर सकेंगे। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग को उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस ही नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे हम पिछले में भी पढ़े कि बहुत सारा डेटा का जरूरत पड़ता है, और उस डेटा को कलेक्ट करना इज अ वेरी लेंथी एंड अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, देखना, प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। तो बहुत समय लगता है सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने में। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है मेकिंग फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिलेड, एंड व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर prompt and immediate decisions, then we have to avoid planning. तो जहां पर जल्दी डिसीजन लेने का जरूरत है, प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेना है, वैसे जगह में प्लानिंग काम नहीं आएगा, क्योंकि प्लानिंग में बहुत डिले होता है डिसीजंस लेने में। राइट। नेक्स्ट, लास्ट है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस। इतना सब कुछ करके भी, इतना खर्चा, इतना टाइम लगाकर भी प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस का। अब ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग किए तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही होगा। हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है ना भी हो। राइट। देख, समटाइम्स मैनेजर्स हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट द प्लान्स हैव वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दिस विल बी वर्किंग इन फ्यूचर आल्सो। कई बार ऐसा लगता है कि पहले जो चीज काम किया था अभी भी वो चीज काम करेगा, बट इट इज नॉट ट्रू दैट इफ अ प्लान हैज वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट it will bring success in future also. So there are so many unknown factors which may lead to failure of the plan in future. तो कई सारे अननोन फैक्टर्स हैं जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल पे नहीं है, और उनमें से कोई भी चीज अगर हमारे फेवर में नहीं जाता है तो जो प्लान हम बनाए थे वो फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्लान पास्ट में काम किया था तो प्लान जो है वो फ्यूचर में भी काम करेगा। राइट।
दिस वॉज ऑल इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद आता है सम एक्सटर्नल लिमिटेशंस विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गया, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन आ गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है और इसके वजह से हो सकता है हमारा प्लान जो है वो फेल हो जाए। ठीक है। सेकेंड, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी में चेंजेस, समटाइम प्लान में फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर। हमारा कॉम्पिटिटर बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिसके वजह से हमारा प्लान जो है काम नहीं कर रहा। थर्ड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है, कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके वजह से हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और मार्केट में अभी एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक या मॉनेटरी या कोई पॉलिसी में चेंजेस आना, ये हम पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजंस। If government economic and industrial policies are not framed as expected by manager, then also the plans may fail. तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, अगर हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं बना, तो हम जो प्लानिंग किए होंगे वो प्लान फेल हो सकता है। क्लियर है? दिस वाज ऑल व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस दो था, एक है इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और दूसरा है व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर है? तो लिमिटेशंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसको एक सीरियल ऑर्डर पे करना जरूरी है। क्लियर? तो प्रोसेस मतलब सीक्वेंस और अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। क्लियर? तो प्लानिंग करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमको फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लान्स बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। In planning function, manager begins with setting up objectives because all the policies, process and methods are framed for achieving the objective. सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हर एक पॉलिसी, हर एक प्रोसेस, हर एक एफर्ट्स क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। The manager set up very clearly the objectives of the company, keeping in mind the goals of the company and the physical and financial resources. तो हमको ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए कंपनी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। अगर हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं तो हम अच्छा बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर सेटिंग अप द गोल्स, क्लियरली डिफाइंड गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉय। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ऑब्जेक्टिव को हम हर एक एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? तो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस स्टेप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है और ऑब्जेक्टिव वो चीज है जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनते हैं। क्लियर? सेकंड, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके बाद क्या करना है, हम उसके बाद फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस लेते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब मेकिंग assumptions about the future। ठीक है। देखना, premises refers to making assumptions regarding future। Premises are the base on which plans are made।
तो प्रीमाइसेस के बेसिस पे ही प्लान्स बनाया जाता है। इट इज द काइंड ऑफ फोरकास्ट, ये एक प्रकार का फोरकास्टिंग है फ्यूचर के बारे में, कीपिंग इन माइंड द एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का तरीका है, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। The assumptions are made on the basis of forecasting. Forecast is a technique of gathering information about the future. Common forecast is made to find out the demand for product. किस चीज का फोरकास्ट करते हैं कि कैसा रहेगा प्रोडक्ट का डिमांड, मार्केट में कौन सा पॉलिसी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटर्स का बदल सकता है, टैक्स रेट क्या है, एटसेट्रा। क्लियर है ये? तो दिस इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब है हम फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्पशंस लेते हैं, उन एजम्पशंस के बेसिस पे ही हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। अब एजम्पशंस हम ले सकते हैं डिमांड को लेकर, कॉम्पिटिटर्स को लेकर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेकर, टैक्स रेट्स को लेकर। क्लियर है? नेक्स्ट, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। अभी 3 पॉइंट लग लग के बहुत आसान है। लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो कोई भी काम को करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो सबसे पहले हम सारा तरीका को लिस्ट आउट करते हैं कि काम को करने का कौन कौन सा तरीका है। फिर हम सारे तरीके को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट्स है, उसको इवैल्यूएट करते हैं। और उसके बाद उन में से हम एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला हो गया इवैल्यूएटिंग, ये लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को लिस्ट करना, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी अल्टरनेटिव्स है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 95% लाना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का बहुत सारा अल्टरनेटिव है, जैसे अकाउंट्स में लाऊंगा 100, बीएसटी में लाऊंगा 100, इकोनॉमिक्स में 95 लाऊंगा, इंग्लिश में इतना लाऊंगा। ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट्स में 95 लाऊंगा, इकोनॉमिक्स में 100 लाऊंगा। थर्ड ऑप्शन है बीएसटी में 100 लाऊंगा। ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन है, 95% बहुत सारा ऑप्शन से आ सकता है। तो हम ये सारा ऑप्शन को यहाँ पे लिस्ट किए। उसके बाद क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, कौन सा ऑप्शंस हमारे लिए ठीक रहेगा। और इवैल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? देखना, स्टेप 3, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। After setting our objective, the manager make a list of alternatives through which the organization can achieve its objective, as there can be many ways to achieve the objective, and manager must know all the ways to reach the objective. तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैनेजर को सारा तरीका पता होना चाहिए। तो स्टेप 3 में मैनेजर सारे मेथड्स को लिखता है, सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस को लिखता है, जिससे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया जाता है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा किसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, सबको इवैल्यूएट किया जाता है, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखना स्टेप 4, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। स्टेप 3 में लिस्ट बनाने के बाद along with assumptions supporting them, the manager start evaluating each and every alternative and note down the positive and the negative aspect. तो हर ऑप्शन का, हर अल्टरनेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा में से क्या पॉजिटिव इफेक्ट है और क्या नेगेटिव इफेक्ट है। हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और कम से कम नेगेटिव होगा। आफ्टर दिस, वन विद द मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट and with most
feasible assumption is selected as the best. क्लियर है ये? तो स्टेप 4 में हम सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कौन से ऑप्शन में क्या पॉजिटिविटी या क्या नेगेटिविटी है. क्लियर? नेक्स्ट हम एक बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं. द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, बट एज देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, समटाइम इंस्टेड ऑफ वन अल्टरनेटिव a combination of different alternatives can also be selected. कई बार एक मेथड को सिलेक्ट ना करके एक से ज्यादा मेथड को भी सिलेक्ट किया जा सकता है. The most ideal plan is the most feasible, profitable with least negative consequence. कौन सा सिलेक्ट होता है? सबसे ज्यादा feasible होगा, मतलब पॉसिबल है, प्रॉफिटेबल है सबसे ज्यादा, और सबसे कम नेगेटिव इंपैक्ट है उसका. ठीक है? आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान. तो मेन प्लान के बाद बहुत सारा स्मॉल प्लान्स बनाया जाता है मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए. ये स्मॉल प्लान्स को क्या बोलते हैं? द स्मॉल प्लान्स आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव प्लान्स. कई बार आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज डेरिवेटिव प्लान. तो ये जो स्मॉल प्लान्स बनाया जाता है मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए, ये स्मॉल प्लान्स को बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स, बिकॉज दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मेन प्लान्स. क्लियर? लास्ट जो है इंप्लीमेंटिंग द प्लान. नेक्स्ट स्टेप है जो प्लान हम बनाए थे उसको इंप्लीमेंट करना, और उसके बाद चेक करना कि जैसा सोचे थे वैसा हुआ या फिर नहीं. ठीक है? स्टेप 6, for implementing the plan or putting the plan into action, the manager start communicating the plan to all the employees. Employees को clearly बताएंगे क्या plan है, because employees actually have to carry on the activities according to the specification of plan. क्योंकि employee ही तो plan को implement करेंगे, तो employee को clearly बताएंगे plan के बारे में. After communicating the plan to employee and taking their support, मैनेजर स्टार्ट एलोकेटिंग रिसोर्सेस. प्लान को अचीव करने के लिए रिसोर्सेस का जरूरत पड़ेगा, तो प्लान बताने के बाद सबको रिसोर्सेस देंगे और प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है? वंस द प्लान्स आर इंप्लीमेंटेड, लास्ट स्टेप आ जाता है फॉलो अप, जहां पे हम चेक करेंगे कि हम जैसा सोचे थे वैसा हुआ या फिर नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम इमीडिएट चेंजेस लाएंगे प्लान्स के अंदर. देखना, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. So manager's job does not get simply by putting the plan into action. काम खत्म नहीं हो जाता, अब प्लान को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, और जब जब उसमें कुछ चेंजेस का जरूरत पड़ेगा उसमें चेंजेस करेंगे. The monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the condition and prediction assumed in the plan are holding true in present situation or not. If these are not coming true, then immediately changes are made in the plan. तो जैसा हम सोचे थे अगर वैसा नहीं हो रहा है तो हम immediately प्लान में चेंजेस लाएंगे, इसको बोलते हैं फॉलो अप. क्लियर है? तो दिस वर ऑल अबाउट व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्लानिंग या व्हाट आर द प्लानिंग प्रोसेस. क्लियर है? तो हम दो चीज पढ़े इस वीडियो के अंदर. पहला पढ़े व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और सेकंड पढ़े व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस. क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. अभी इस चैप्टर के अंदर और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.